नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पारस जोशी और मैं अभी जोधपुर में हूँ और हमारे साथ हैं जोधपुर के पूर्व महापौर श्री रामेश्वर जी दादीच और कुछ जोधपुर की खास बातें करेंगे, कुछ विकास कार्यों पर भी हम बात करेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने भी जोधपुर में 5 साल जोधपुर को दिए हैं। जनता ने आपको बहुत ही समर्थन दिया था, तो क्या क्या विकास कार्य हुए थे उन 5 सालों में? मुझे आज खुशी है कि मैं ऐसे न्यूज़ चैनल राजस्थान से आज इंट्रोड्यूस हुआ। मेरी सभी इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ बात है हमारे जोधपुर के विकास की, हमने जोधपुर एक आध्यात्मिक नगर है। शुरू से ही देश की आज़ादी से पहले और देश के आज़ाद होने के बाद में ये एक अलग किस्म का शहर है। यहाँ की जो जिसको हम मारवाड़ की राजधानी कहते हैं, मारवाड़ की अपनी कुछ धारणाएं शुरू से रही है। यहाँ का जो संस्कार है, यहाँ की जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे दौलत के रूप में एक दी है, जिसमें हम यहाँ के लोगों की बोल चाल, रहन सहन, खान पान, मान मर्यादा, ये अलग किस्म की हमारे पूरी धरती पे कह सकते हैं अपन। भारत में तो अलग है ही, पूरी धरती में ये अलग किस्म का नगर है। हमारी इसकी मान्यताएं बरकरार है। इस बात को ध्यान में रख करके हमने इसको डिज़ाइन करने का प्रयास किया था मेरे कार्यकाल में। इसकी जो अपनाइत है, इसका जो आधारभूत ढांचा है, वो मारवाड़ के अनुकूल रहे। लोगों को आवाजाही में सुगमता हो, रहने में सुगमता हो, यहाँ का जो पर्यावरण है वो शुद्ध हो, यहाँ लोग आराम से रहे, शांति प्रिय नगर है। पूरे देश में जोधपुर के मुकाबले कोई शांति प्रिय नगर नहीं रहा है। बाकी जगह कई जगह दंगे होते हैं, फिसाद होते हैं। हमारा नगर ऐसा है कि यहाँ ये शांति का ग्रह है। इसलिए यहाँ जो भी बाहर से लोग आकर के कोई नौकरी पैसे पे या अन्य कारणों से आकर के कुछ साल रहें, तो वो उनका प्रयास रहता है कि मैं यहाँ सेटल हो जाऊँ। इतने प्यारे शहर को हम, इसको दिनों दिन जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या के हिसाब से हम इसको ऐसा डिज़ाइन करें ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनको किसी तरह का इसमें तकलीफ़ नहीं हो। इस बात को लेकर के कुछ आधारभूत ढांचा है यहाँ पर ठीक करने के लिए हमने प्रयास किए। आध्यात्मिक तौर पे, चूँकि आपका चैनल आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए आध्यात्मिक तौर पे हमने यहाँ पर अक्षरधाम को बनाना शुरू किया और मेरे कार्यकाल में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अक्षरधाम के लिए ज़मीन दी। 40 बीघा ज़मीन दी थी। उसके साथ में कनेक्टेड है आपका फॉरेस्ट का जो पार्क हमने एक बनाया था शांति वन के नाम से, जिसमें हमने हज़ारों पेड़ भी लगाए थे उसमें, ताकि कि लोगों को वहाँ पर घूमने करने के लिए आराम रहे। और जो आज हमारा अक्षरधाम बन रहा है, पूरे विश्व में एक अलग पहचान बन रही है। यहाँ के लोकल पत्थर में कारीगर पिछले 7-8 साल से 300 कारीगर काम कर रहे हैं और अभी वो अगले साल तक पूरा होगा। उसमें एक एक पत्थर पे जो नक्काशी का काम किया है, हमारे जोधपुर की जो यहाँ पर नक्काशी है वो अलग किस्म की है। उस बात को ध्यान में रख करके उस पर नक्काशी का एक एक पत्थर पे जो काम किया है वो देखने लायक बन रहा है। वो तो हमारे लिए बहुत ही आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं, सैकड़ों पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी दौलत के रूप में हमने वो विकसित करने का काम किया। काफ़ी बन गया है, अगले साल तक ये पूरा बन जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आध्यात्मिक नगर है, तो हमारी आध्यात्मिक मान्यताएं और इसमें विकसित कैसे हो। जैसे हमारे यहाँ पर पूरे नगर में गौशाला पहली है, सरकारी गौशाला हमने बनाई थी। अच्छा, ये कौन से सन की बात है जब पहली गौशाला सरकारी रूप से जो जोधपुर में स्थापित हुई? ये हमने 2011 में
करीब करीब ये बनकर हमने वहाँ उसका उद्घाटन किया था। उसमें बहुत बड़ी विशाल प्रांगण में इसको बनाया था और वहाँ पर पहले 2000 पेड़ मैंने लगाए और उसके बाद में गौशाला को हमने वहाँ पर गायों को, जो हमारे नगर में जो यातायात में बाधक पशु होते हैं, आवारा पशु जिनको कहते हैं, हम आवारा पशुओं को वहाँ पर पकड़ के और उसमें रखते हैं। तो मेरी मान्यता ये रही है कि पशु आवारा हो या घर में रहने वाला हो, पशु जो गाय है, हमारी गाय और ज़्यादातर ये सांड वगैरह है, तो वो उस ढंग से रहे। तो एक आज तो मुझे कहते हुए बहुत ही गर्व है, खुशी है कि वो तो आज तो एक धाम बन चुका है। वहाँ पर करीब 7-8 हज़ार गायें अभी आज की तारीख में है और उसमें 2000 पेड़ लगाए थे, उसके बाद में 1000 पेड़ और लगाए। उसमें बछड़ों के लिए अलग, सांडों के लिए अलग, गायों के लिए अलग, वहाँ पर और वहाँ पर पॉलीक्लिनिक खोला, वेटनरी हॉस्पिटल। बहुत बड़ी बात है। पॉलीक्लिनिक हमारे जोधपुर में केवल एक था पहले और जयपुर में एक था। हमने वहाँ पॉलीक्लिनिक इसलिए खोला कि जो हमारे वहाँ पशु रह रहे हैं उनकी चिकित्सा का भी पूरा ध्यान रहे, उनके चारे बांटे वगैरह का इसका भी ध्यान रहे। आज तो वहाँ पर बहुत खुशी होती है मुझे सुन के, या अमावस्या के दिन तो 4-5 हज़ार आदमी जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। हर एकादशी पूर्णिमा को 2-2.5 हज़ार आदमी होते हैं और पर डे 250-300 आदमी रोज़ वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसका लाभ लेते हैं, गायों की सेवा भी करते हैं। और हमारा पशुधन है वो एक सुरक्षित रहे, उनको ऐसा नहीं कि हम बाड़े में बंद कर दें और वो यातना भुगते, ऐसा जो हो रहा था। इसको हमने बहुत ही सुव्यवस्थित करके, और मैं ये कह रहा हूँ कि धाम बन गया है, तो ये बन गया। एक जैसे बात कर रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से चल रही है कि जोधपुर में एलिवेटेड रोड होनी चाहिए। उसके लिए अभी केंद्र सरकार भी भाजपा की है और प्रदेश सरकार भी भाजपा की है, तो इस पर आपके क्या विचार है, क्या होना चाहिए? हमारा जोधपुर को व्यवस्थित करने के लिए मैंने कुछ नवाचार किए थे। मैं फ्रांस गया था, तो वहाँ पर हमें जो चीज़ दिखाई, फ्रांस में मैंने पेरिस में देखा था कि वहाँ पर एक नदी में हमें बोटिंग कराई थी वहाँ की गवर्नमेंट ने। बोटिंग करने के बाद में हम जैसे नीचे उतरे तो वहाँ के चीफ इंजीनियर जो हमें गाइड कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जिसमें आपने बोटिंग की वो सीवर का पानी। अच्छा। सीवर का पानी मैं एकदम बहुत चुका हो गया। मैंने कहा वापस चलो, मुझे दिखाओ। वापस मैं गया और देखा तो एकदम साफ पानी, इतना साफ था, एकदम साफ, और कोई दुर्गंध भी नहीं थी, बदबू नहीं थी उसमें। तो मैंने उनको कहा कि इतना साफ पानी कैसे है सीवरेज का? तो ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह दिखाए, लंबी चौड़ी कहानी है। वो देख करके मैंने उनको यहाँ पर इनवाइट किया था जोधपुर। अच्छा। मैंने कहा आप लोग आइए और हम क्या कर सकते हैं। वहाँ पर जो यातायात के साधन हम देखे, ट्राम वगैरह, ये जो ट्रेन वगैरह के लिए, तो अब मेरी इच्छा थी कि ट्राम हम यहाँ पर जोधपुर में हम यातायात सुगम हो तो वहाँ पर स्टेबल करें। तो उसके लिए मैंने उनको बुला करके उनको फिर मैंने 5-7, वो लोग आए भी थे, उनको मैंने 5-7 दिन यहाँ जोधपुर में घुमा के उनसे राय मांगी कि हम हमारे नगर के लिए क्या करें ताकि हमारे यहाँ पर लोग ढंग से रह सके, दिक्कत नहीं आए, यातायात की सुविधा अच्छी हो सके। यातायात उसमें फिर आया था ट्राम का, और यातायात को ठीक करने के लिए फिर उससे आपने जो प्रश्न किया है इसका एलिवेटेड रोड का, तो उसका ही एक हिस्सा थी, तो वो हमने डिज़ाइन की। तो एलिवेटेड रोड को और पूरा ड्राफ्ट करके हमने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को भेजा था, क्योंकि सैंक्शन कराना ज़रूरी था, तो इसलिए भेजा वहाँ से सैंक्शन। अभी जो सैंक्शन हुई है उसमें मैंने उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इससे रिलेटेड है उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये सड़क हमारी ज़रूरी है। यातायात हमारे यहाँ के जो हमारे गडकरी साहब है उन्होंने खुद ने दौरा किया था, यहाँ दौरा करके और उसको देखा, और वो देखा कि ये ज़रूरी है इसको करना।
तो चूँकि वो भारत को एक अलग स्वरूप देना चाहते हैं, सड़कों के माध्यम से एक बिल्कुल फ्री जो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे गुड्स का हो, पब्लिक का हो, वो सब एकदम सुगमता के साथ में हो। एक उनका एक अलग विज़न है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसा हमारा सड़क परिवहन मंत्री है जो एक वर्ल्ड में अपनी एक छाप बनाए हुए हैं। ट्रांसपोर्ट इनकी कोई भी समस्या ना हो, आम जनता को चलने फिरने या गाड़ियों के द्वारा इधर उधर जाने के लिए सुव्यवस्थित सड़कें मिलें, ये एक उनका प्लान है। उनका प्लान है। उस प्लान के उन्होंने आकर के यहाँ का देखा और उसको उन्होंने स्वीकृत कर दिया। अब कुछ ही दिनों में वो शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा काम ही है। हमने जो जोजरी प्रोजेक्ट है हमारा भी, वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो रिवर प्रोटेक्शन स्कीम है सेंटर की, उसमें मैंने रजिस्टर्ड कराए थे। 2 हुई थी राजस्थान की, एक तो हमारे जोधपुर की और एक जयपुर की अमानिसा नाला, और हमारा जोजरी रिवर प्रोजेक्ट है उसको हमने कराया था रजिस्टर्ड। उसका अभी हमारी ये भाजपा सरकार ने उसको स्वीकृत किया और उसका जो अब वो भी बन जाएगी, क्यों उसकी आधारशिला हमारे मंत्री जो है गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उन्होंने उसका फाउंडेशन किया था और वो भी अब आने वाले समय में जल्दी बनेगी। जो मैंने ड्राफ्ट किया था उसी अनुसार वेबकोस कंपनी से मैंने इसका DPR बनाई थी और मुझे जो उस समय जानकारी मिली कि वेबकोस को ही ये काम उनको करने के लिए दिया है। तो आने वाले समय में ये बनेगा तो एकदम सुगम हमारे काफ़ी इसमें हो जाएगा। मेरा इसमें है कि उस समय जो मैंने जो डिज़ाइन किया था वो अपने महामंदिर से लेकर के अकलिया चौराहे तक इसको एलिवेटेड रोड को, अब चूँकि दिनों दिन भार बढ़ रहा है, अभी मेरी मान्यता है कि इसको बढ़ाना चाहिए। इसको कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए इसको अभी लाल सागर से लेकर के, और ये जो अकलिया चौराहा तो जा ही रहे हैं, अकलिया चौराहे से आगे हाउसिंग बोर्ड से होते हुए जो हमारी रिंग रोड है उसको कनेक्ट करना चाहिए इधर, और इधर 5 रोड से लेकर के जो पाल रोड होते हुए इसको जो हमारी रिंग रोड वहाँ है वहाँ तक इसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि एकदम फ्री स्मूथ हो जाए हमारा। इस पे मैंने जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जो रेल ट्रांसपोर्ट है उसका मैंने सर्वे कराया था मलेशिया की एक कंपनी से, उससे इस पे हमने लिया था उसको, उस ट्रैक को। तो उसमें पहले 2 दफ़े फिजिबल नहीं हुआ था, तो मैंने उन एक्सपर्ट्स को कहा भाई फिजिबल कैसे हो वो बताओ हमें, हम वो प्रयास करें। तो उन्होंने कहा इस पे पाल रोड पे कुछ पब्लिक लोड देना पड़ेगा। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मेरे कार्यकाल में मैंने शुरू की थी। अच्छा। तो ये पब्लिक लोड देने के लिए हमने वो शुरू किया था मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को। वो वहाँ पर हुई है। आज की स्थिति ये है कि वहाँ बहुत ही क्राउड रहता है, तो इसको रेल ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग रोड ट्रांसपोर्ट ये भी सुगम होना चाहिए। जो कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, इससे जो साइकिल है, पैदल है, इन चीज़ों को, और ख़ास तौर से मेरी मान्यता है कि पैदल को प्राथमिकता मिले, साइकिल को सेकंड प्राथमिकता मिले, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर इनको बाद की प्राथमिकता मिले, और रेल ट्रांसपोर्टेशन एकदम सुगम होगा तो उससे हमारे जो यहाँ नगर में जो लोग रह रहे हैं उनको आने जाने में सुविधा होगी। जैसे आपने विकास कार्यों की बात की और आपके कार्यकाल में जो गौशाला हुई वो भी एक अच्छा कार्य था पशुधन के लिए। साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आज के समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ भी चल रही है, समाज नशे की ओर बढ़ रहा है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? नशा बर्बाद कर देगा देश को। मेरे आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मेरी अपील है इससे जुड़े हुए लोगों से, चाहे शासन में है, प्रशासन में है, जनता के जो मुखिया लोग हैं उनसे है, आम जनता से है। आज दुख होता है सुनकर के कि छोटे छोटे बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। एक विष फैल रहा है हमारे देश में ये। अगर हमने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो हमारे देश में बहुत बड़ी हानि होगी। हमारी जो भावी पीढ़ी है वो बर्बाद हो जाएगी,
इसलिए इसमें हमारा जो नशा प्रवृत्ति है उसको रोकने के समुचित प्रयास करने चाहिए। उसका भले ही रिजल्ट कुछ भी आए, कुछ नाराज़ हो जाए लोग, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और इसको कैसे प्रतिबंधित करें, इसको रोकें कैसे। आज छोटे छोटे बच्चे इसकी लत पड़ रही है। आज इसके कारण से दूसरी तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। इनके जो आपके लड़ाई झगड़े, चोरी चिकारी, इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। उससे हमारे जो आने वाले समय में अगर ये इसको ध्यान नहीं दिया और इससे जो इसके साथ में जो भी लोग जुड़े हैं उनके शक्ति के साथ में पेश होकर के, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ उनको कभी जीवन में ही बाहर नहीं आने देना चाहिए।